आपने छावा मूवी तो देखी होगी या देखने का प्लान कर रहे होंगे और आप ये भी जान चुके होंगे कि संभाजी महाराज के साथ औरंगजेब ने आखिर क्या क्या किया। जब आप मूवी देखकर बाहर निकले होंगे और आपके आंखों में आंसू होंगे या दिल में गुस्सा होगा, लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा, आखिर औरंगजेब का क्या हुआ। तो मूवी की कास्टिंग और एक्टिंग को लेकर अपने अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन जब ऐसी फिल्म आती है तो हमें इन्हें एक बड़े नज़रिए से देखना चाहिए। ये फिल्में हमारे इतिहास को हमारे सामने लाती है, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ लोग मानते हैं और सोचते हैं कि मूवी में चीज़ों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया है, जबकि जिसने संभाजी महाराज का इतिहास पढ़ा है वह जानता है सच्चाई इससे भी ज़्यादा भयानक थी। आज हम जानेंगे कि छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान के बाद औरंगजेब का क्या हुआ। क्या उसके दारुल इस्लाम का सपना पूरा हुआ या फिर मराठाओं ने उसे ऐसा जवाब दिया कि वह दक्कन से बाहर ही नहीं निकल पाया, और आखिर क्यों उसकी कब्र महाराष्ट्र में ही बनी। आपने मूवी में देखा कि कैसे छत्रपति संभाजी महाराज को धोखा देकर औरंगजेब ने कैद कर लिया था और 40 दिनों तक उन्हें भयंकर यातनाएं दी। मूवी में नाखून उखाड़ने और जलती सरियों को आंखों में डालने का दृश्य दिखाया गया, लेकिन सच इससे भी भयानक है। उनके बलिदान के बाद 12 मार्च 1690 को उनके छोटे भाई राजाराम महाराज को महारानी येसुबाई जी ने छत्रपति घोषित किया। राजाराम की छत्रपति बनने और मात्र 13 दिन बाद 25 मार्च 1989 को मुगलों ने रायगढ़ पर हमला कर दिया। मराठा साम्राज्य को अभी अभी नया छत्रपति मिला ही था और तुरंत ही उन्हें एक बड़े युद्ध का सामना करना पड़ा। इस संकट में महारानी येसुबाई ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने राजाराम जी को रायगढ़ छोड़ने का आदेश दिया ताकि मराठा साम्राज्य का भविष्य सुरक्षित रह सके। उन्होंने खुद किले की रक्षा की और 6 महीने तक मुगलों को रोकने में सफल रही, लेकिन दुर्भाग्यवश सूर्या चिपिसल नामक एक व्यक्ति ने विश्वासघात कर दिया और किला मुगलों के हाथ चला गया। सोचने वाली बात यह है कि कैसे लोगों ने संभाजी महाराज और येसुबाई के साथ विश्वासघात किया, वरना औरंगजेब का अंत कब का हो जाता। आपके हिसाब से ऐसे देशद्रोही और कायरों के साथ क्या करना चाहिए। जब औरंगजेब ने रायगढ़ जीत लिया, लेकिन उसने महारानी येसुबाई और शाहू राजे जो कि संभाजी राजे के पुत्र को मारने के बजाय उन्हें कैद में रखा। क्या उनका दिल पिघल गया था? बिल्कुल नहीं। औरंगजेब जिसने अपने ही पिता को कैद किया, अपने भाइयों की हत्या की और अपने बेटे को मरवा दिया, क्या वो अपने दुश्मनों के प्रति दयालु हो सकता था? नहीं। इसके पीछे उसकी एक चाल थी। औरंगजेब को लगा था कि रायगढ़ जीतने के बाद पूरा दक्कन उसके नियंत्रण में आ जाएगा, लेकिन मराठाओं की ताकत को वह कम आंक रहा था। संभाजी महाराज के बलिदान के बाद मराठाओं ने मुगलों के खिलाफ जो अग्नि प्रज्वलित की, उसकी सबसे बड़ी चिंगारी थे संताजी घोड़पड़े और धनाजी जाधव। ये वो योद्धा थे जिन्होंने औरंगजेब को उसके ही खेल में मात दी। संताजी घोड़पड़े और धनाजी जाधव ने संभाजी महाराज के बलिदान का बदला लेने की शपथ ली। दोनों ने छापामार युद्ध नीति अपनाई और मुगलों को चैन से बैठने नहीं दिया। वे अचानक हमले करते, रसद लूटते और फिर पहाड़ों में गायब हो जाते। यह वही रणनीति थी जिसने शिवाजी महाराज को अपराजय बनाया था, और अब यही रणनीति औरंगजेब के लिए एक बुरे सपने में बदल गई। 1690 के दशक में संताजी घोड़पड़े और धनाजी जाधव ने मुगलों की प्रमुख चौकियों पर हमले किए। 1692 में उन्होंने बरार क्षेत्र में मुगलों की सप्लाई लाइन काट दी। 1693 में उन्होंने औरंगजेब के सबसे भरोसेमंद सेनापति कासिम खान को पराजित किया, और सबसे बड़ी जीत तो तब मिली जब संताजी ने 1696 में मुगल सेना के प्रधान सेनापति कमरुद्दीन खान को भी हरा दिया। औरंगजेब जिसने कभी पूरे हिंदुस्तान पर राज करने का सपना देखा था, अब मराठाओं से इतना त्रस्त हो चुका था कि उसने अपने सेनापतियों को बुलाकर कहा, क्या तुम लोगों को कोई ऐसा सेनापति नहीं दिखता जो मराठों को रोक सके? लेकिन कोई भी जवाब देने की स्थिति में नहीं था। 1689 में छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान के बाद औरंगजेब को लगा होगा कि अब पूरा हिंदुस्तान उसके पैरों तले होगा, लेकिन मराठाओं की शक्ति को उसने कम आंका था। अगले 2 दशक तक मराठाओं ने लगातार मुगलों पर प्रहार किया, औरंगजेब को थका दिया, और अंत में वही मराठा उसकी मौत का सबसे बड़ा कारण बने। 1690 से 1707 तक औरंगजेब ने अपने जीवन के 17 साल दक्षिण भारत में बिताए। उसका एक ही लक्ष्य था, मराठों का पूर्ण खात्मा।
लेकिन संताजी घोड़पड़े धनाजी जाधव और राजाराम महाराज के नेतृत्व में मराठाओं ने छापामार युद्ध जारी रखा। मुगलों की सेना थक चुकी थी, उनके खजाने खाली हो चुके थे और औरंगजेब अब एक थका हुआ बूढ़ा शासक था। मराठों की आक्रामक नीति ने औरंगजेब को भीतर तक हिला दिया। उसकी सेना अब जीतने के बजाय बचने के लिए लड़ने लगी थी। औरंगजेब ने सोचा था कि वह पूरे दक्कन पर कब्जा कर लेगा, लेकिन हकीकत यह थी कि उसने खुद को एक ऐसे युद्ध में फंसा लिया था जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं था। 1705 तक औरंगजेब पूरी तरह टूट चुका था। वह न केवल मराठाओं से हार रहा था, बल्कि उसे एहसास हो चुका था कि उसने अपनी जिंदगी युद्ध में बर्बाद कर दी। वह इतना हताश हो गया था कि उसने अपने बेटों को पत्र लिखकर कहा, मैंने इस दुनिया में बहुत कुछ किया, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि सब व्यर्थ था। यह वही शासक था जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने ही परिवार को खत्म करने में लगा दी थी, लेकिन जब उसकी खुद की बारी आई तो उसके पास कोई नहीं था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि औरंगजेब की जो मृत्यु थी वह बहुत ही दर्दनाक और तकलीफ भरी रही थी। औरंगजेब अपने अंतिम दिनों में एक बीमारी से ग्रस्त था। उस बीमारी ने उसे धीरे धीरे कर मारा और फिर 20 फरवरी 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो गई। न कोई बड़ा समारोह, न कोई भव्य अंतिम संस्कार। जिस बादशाह ने पूरे भारत पर शासन करने का सपना देखा था, उसकी कब्र महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के खुल्दाबाद में एक साधारण मिट्टी की कब्र बनकर रह गई। यह विडंबना ही थी कि जिसने शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज का सर्वनाश करने की ठानी थी, उसे मराठाओं ने गढ़ में ही दफन कर दिया। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य की शक्ति धीरे धीरे खत्म हो गई। मराठाओं ने दिल्ली तक विजय अभियान चलाया और 18वीं शताब्दी के अंत तक पूरे भारत में अपनी छाप छोड़ दी। औरंगजेब का अंत यह साबित करता है कि अन्याय और अत्याचार की उम्र लंबी नहीं होती। स्वराज और धर्म की विजय अवश्यंभावी होती है। जय भवानी, जय शिवाजी, जय संभाजी।